दोस्तों नमस्कार। इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया है और जो डिटेल सामने आ रही हैं उससे तो ये पता लग रहा है कि इसमें एक नहीं कई देश शामिल होंगे। इन चीजों को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पे हमें ध्यान देना होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो इजराइल क्लेम कर रहा है कि उन्होंने ईरान पे आक्रमण किया है और वो सिर्फ उसमें इजराइल का ही रोल है और उन्हीं के हवाई जहाजों ने पार्टिसिपेट किया है। जो बातें बताई जा रही हैं और जो डैमेज की बात की जा रही है, इसमें ये कहानी कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रही है। इसीलिए आपसे मैं इसकी चर्चा करने वाला। दोस्तों, इजराइल का ये कहना है कि 200 हवाई जहाज इजराइल से उड़े, ईरान के 100 ठिकानों पर हमला किया और वापस आ गए। अगर आप नक्शा उठा के देखें तो इजराइल और ईरान के टारगेट्स की दूरी 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच में है। और जो इजराइल के पास स्टेल्थ बॉम्ब है F-35, अगर आप उसकी मारक क्षमता देखें, उसकी रेंज देखें, तो वो करीब 2000 किलोमीटर की है। इसका मतलब ये है कि इजराइल से हवाई जहाज उड़ेगा, ईरान के बॉर्डर तक पहुंचेगा, उसका तेल खत्म हो जाएगा, उसको रीफ्यूलिंग की जरूरत होगी और कोई ना कोई उसको रीफ्यूल करेगा और वो हवाई जहाज अपना काम करके वापस इजराइल में उतरेगा या किसी और बेस पे उतरेगा। क्योंकि 200 हवाई जहाजों को एक साथ उड़ा के ईरान पे हमला करने का मतलब है कि आपको हवाई यात्रा के दौरान मिड एयर रीफ्यूलिंग की सुविधा देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 200 हवाई जहाज को एक साथ रीफ्यूलिंग के लिए कितने हवाई जहाज और चाहिए होंगे, कितने एयर टैंकर चाहिए होंगे, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। और अगर 200 हवाई जहाज आ रहे हैं और अगर एक हवाई जहाज ने मान लीजिए 3 4 5 हवाई जहाजों को रिफिल किया, तो 30-40 टैंकर वो भी हवा में उड़ेंगे। तो करीब 250 से 300 हवाई जहाज, जिसको अटैक हेलीकॉप्टर, अटैक एयरप्लेन्स बोल सकते हैं या प्लेन्स बोल सकते हैं, वो इस समय ईरान के आसपास होंगे। और इतना सब होने के बाद भी क्या ईरान के किसी रेडार को पता नहीं लगा कि उनके आसपास इतनी हलचल है? हमारे पास तो S-400 है, ईरान के पास तो S-300 भी है। वो 300 किलोमीटर तक आसानी से देख सकता है। कहने का मतलब ये है कि ईरान के आसपास होने वाली हलचल को क्या किसी ने नहीं देखा? ईरान के किसी भी रेडार में वो कैप्चर नहीं हुआ। ये जो बात है कहीं ना कहीं समझ से परे है। दूसरी बात, इतना सब कुछ होने के बाद भी आसपास के देशों में अगर हम देखें तो जब पता है कि ईरान के यहां से टेंशन है, इजराइल ऑलरेडी अटैक मुद्रा में है, यमन में हंगामा चल रहा है, पाकिस्तान को लेकर अभी तनाव बना हुआ है, तो ये कहना कि पूरे एरिया में सारे रेडार खामोश थे और किसी को इतनी बड़ी हलचल नहीं पता लगी, ये बात हजम नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 200 एयरक्राफ्ट तो उड़े होंगे लेकिन ये 200 एयरक्राफ्ट सारे इजराइल से नहीं उड़े होंगे, ये कहीं ना कहीं और से भी उड़े होंगे। और जिस तरह का गोला बारूद जनरली हमने ये देखा है कि जो इजराइल के हवाई जहाज लेके चलते हैं, जब वो अटैक करते हैं तो पूरी की पूरी बिल्डिंगें धराशायी होती हैं। लेकिन जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं ईरान से, उसमें तो बिल्डिंगें धराशायी हो नहीं रही, उसमें तो एक फ्लोर या दो फ्लोर के ऊपर चोट हो रही है और वहीं आक्रमण दिख रहा है। तो क्या हम ये कहें कि 2000 किलोमीटर तक हल्के हथियार लेकर इजराइल की फौज आई और सिर्फ अपने टारगेट्स पे अटैक किया और चले गए? ये एक सवाल है। दूसरा, क्या छोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ, मतलब कि क्या ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ? ये भी सोचना होगा, क्योंकि अगर एक फ्लोर पे अटैक हो रहा है, उसके नीचे के 3 या 4 फ्लोर सलामत हैं, उसके बाद फिर ग्राउंड फ्लोर पे अटैक है, इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मार्क किया हुआ था कि कितने बजे कहां अटैक होगा। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि हवाई अटैक से पहले, एयरफोर्स के अटैक से पहले ग्राउंड लेवल पे बहुत काम हुआ।
इसका मतलब सबसे पहले जितने रेडार थे उनको डिफंक्शन किया गया, उनमें या तो साइबर अटैक से या किसी और माध्यम से उनको जैम किया गया। हो सकता है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल हो सकता है कि साइबर अटैक किया हो, जिससे ईरान के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रेडार सिस्टम हैं, डिटेक्टिव सिस्टम्स हैं, वो सब के सब या तो डिसफंक्शनल हो जाएं, जैम हो जाएं, या उनमें कोई और खराबी हो जाए। एक बात तो ये समझ में आती है। दूसरी बात यह है कि जब छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ तो ड्रोन 2000 किलोमीटर अगर चल के आएगा, तो जैसे ये कहा जा रहा है कि ईरान और इसराइल के बीच में ड्रोन को पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। 6 से 7 घंटे का मतलब यह है कि आसानी से उनको ट्रैक किया जा सकता है और मार गिराया जा सकता है। अब सवाल इस बात का है कि इतनी दूर से तो ड्रोन आए नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि ईरान के आसपास से कहीं ना कहीं से तो ड्रोन उड़े होंगे, जिन्होंने आधे घंटे में, 20 मिनट में, 10 मिनट में पहुंच के अपना काम किया और या तो डिस्ट्रॉय हो गए या वापस चले गए। इसका मतलब यह है कि जो ईरान के आसपास मिलिट्री बेसेस हैं, वहां से भी हरकतें हुई होंगी। इसका मतलब यह है कि चाहे वो मिलिट्री बेस सेंट्रल एशिया में हो, या जॉर्डन में हो, या सऊदी अरेबिया में हो, या कहीं और ईरान के आसपास हो, वहां के एयरपोर्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया होगा। क्योंकि 6 से 7 घंटे तक ड्रोन का ना पता लगना और ईरान के पास जिस तरह की मिसाइल्स हैं उसको वो इस्तेमाल ना करे, ये कुछ बात हजम नहीं हो रही। इसके बाद मुद्दा ये आता है कि जब सब काम हो गया, मतलब कि सबसे पहले आपने साइबर अटैक करके उनके रेडार्स को और डिटेक्टिव सिस्टम्स को जैम किया, छोटे हथियारों और ड्रोन से आपने उनके साइंटिस्टों की हत्या करी, जो भी उनके टारगेट होंगे उसको आपने नापा, बिल्कुल प्रिसीजन टारगेटिंग से काम हुआ। और फिर जब सब कुछ ग्राउंड लेवल पे सेफ हो गया कि अब कोई इजराइल के विमानों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता या उसको थ्रेट नहीं है, तब इजराइल के विमान उड़े और उन्होंने उन टारगेट्स को, उन जगहों को टारगेट किया जो रिमोट एरिया में थे। क्योंकि अगर आप मेन एरिया में टारगेट करते तो जनता भड़क जाती। जो नेतन्याहू साहब का कहना है कि हमारे को जनता से कोई द्वेष नहीं है, हमारा टारगेट सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बनाए, इससे हमारे ऊपर खतरा है, हमारा सिर्फ उद्देश्य लिमिटेड है और उतना ही। इसके बाद जिस तरह से ट्रंप साहब का मैसेज आया कि अब जाके ईरान को इजराइल से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि आपकी काफी सारी क्षमताएं खत्म हो गई, इसका मतलब यह है कि ये पूरा प्लान जितना भी हुआ उसमें अमेरिका को पूरी जानकारी थी। अब ये कहना कि इजराइल ने अपने आप किया, तो रीफ्यूलिंग टैंकर्स किसने दिए, अमेरिकन बेसिस का इस्तेमाल किसने होने दिया, बगैर सैटेलाइट्स के ये काम हुआ नहीं होगा, बगैर जैमर्स के ये काम हुआ नहीं होगा। लॉइटरिंग जो है, जो उड़ते हुए आपके छोटे ड्रोन्स होंगे जिनमें हथियार बंद होंगे, जिसके कारण साइंटिस्टों और वहां के अधिकारियों की मौत हुई, वो बड़े जहाज के बड़े हथियारों से नहीं हुई, वो छोटे हथियारों से हुई। इसका मतलब वो ड्रोन भी कहीं ना कहीं आसपास से उड़े होंगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है दोस्तों, आने वाले दिनों में ये चीजें साफ होंगी, क्योंकि डिफेंस का काम है, सिक्योरिटी का काम है, इंटेलिजेंस का काम है, ये सार्वजनिक नहीं होते हैं। लेकिन अगर जिसको आप कह सकते हो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, अगर आप वो सब चीजें एक साथ रखो कि डिस्टेंस देखिए इसराइल और ईरान के बीच में, 100 अटैक एक साथ 200 हवाई जहाज उड़े और अटैक करके वापस चले गए बगैर रिफ्यूलिंग के, पॉसिबल नहीं है। और अगर हथियार लेके आए तो क्या इतने छोटे हथियार लेके आए कि एक ही फ्लोर डैमेज हुआ, बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, ये अपने आप में सवाल उठाता है। और जिन साइंटिस्टों और आर्मी ऑफिसर्स या नेताओं की, या जो वहां पे कमांडर्स थे, उनकी जो मौत हुई है, उसके आसपास तो बहुत सारा नुकसान नहीं हुआ, कोई बिल्डिंगें डैमेज नहीं हुई, कोई पूरे पूरे सेक्रेटरीट डैमेज नहीं हुए। कहने का मतलब ये है कि इसमें बड़ी साजिश है या बड़ा प्लानिंग है। इसराइल को सामने इसलिए रखा गया ताकि ईरान बाकियों के खिलाफ कार्रवाई ना करे, क्योंकि इन सब शक्तियों को पता है कि अगर ईरान को यह पता लगता है कि सऊदी अरेबिया ने पार्टिसिपेट किया, तो सऊदी अरेबिया की रिफाइनरीज ईरान की रेंज में है।
अगर सेंट्रल एशिया में कुछ हुआ तो वहां पे भी कार्रवाई ईरान कर सकता है। तो बाकी सबको शील्ड करने के लिए जो सबसे दूर देश है इजराइल, उसी को कहा गया कि भाई आप ही ने ही सारा गड़बड़ किया है, आप ही ने सब अटैक किया है। और बीच में जब किसी ने साथ दिया ही नहीं, जब ये प्रोजेक्ट किया गया है, तो बाकी टेक्निकली तो सेफ रहेंगे लेकिन अलर्ट रहेंगे। अब अगर डायरेक्ट आपको अटैक करना है और इजराइल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमने अटैक किया है, तो इसका मतलब ईरान को इजराइल पे अटैक करना है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इजराइल तक पहुंचने के लिए पूरे रास्ते अमेरिका की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, आपका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ है। सऊदी अरेबिया बीच में आता है, जॉर्डन आता है, कतर आता है, बाकी बहुत देश आते हैं, तो वहां तक अब पहुंचना मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि प्लानिंग कई लोगों ने मिलकर करी, लेकिन क्रेडिट कहें या सामने किसको रखना है, वो इजराइल है। और इजराइल नोन एनिमी है, ये हम सबको पता है। तो दोस्तों, जिस तरह से ये अटैक हुआ, इसमें कई लेवल पे काम हुआ। जब उन्होंने ये कहा इजराइल ने कि 5 लेयर में काम हुआ है, इसका मतलब ये है कि कम से कम 5 देश तो शामिल होंगे, क्योंकि एक ना एक अटैक कहीं ना कहीं से हुआ होगा। सबसे पहले जो नियरेस्ट होंगे उन्होंने अपना काम किया होगा, फिर उनके आर्मी कमांडर्स को मारना, जो छोटे ड्रोन्स को उड़ाना, लॉन्ग डिस्टेंस को करना, फिर उसका रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन्स उड़ाना, अलग अलग लेवल पे कई जगह काम हुआ है। और फिर सैटेलाइट देना, ह्यूमन इंटेलिजेंस देना, सैटेलाइट इंटेलिजेंस देना, सैटेलाइट से मॉनिटरिंग करना, टारगेटिंग करना, सारा काम इजराइल की फौज 2000 किलोमीटर दूर बैठ के आसानी से कर ले, ये संभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों, मेरा ये कहना है कि इसमें कितने देश शामिल थे, आप सोचिए। कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितनी फौजें इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। जब एक छोटी सी आतंकवादी घटना होती है तो हम कहते हैं इसके पीछे कई हैंडलर्स होंगे। तो जब इतना बड़ा अटैक हुआ है ईरान पे, तो सोचिए कितनी रिसोर्सेज लगी होंगी, कितने हैंडलर्स होंगे और कितने कंट्रोल सेंटर्स होंगे, और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, और रियल टाइम पे कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक के बाद एक पूरी सीक्वेंसिंग तैयार थी। इतना पता था इजराइल को कि अगर हमने पहली बार में ही एक ही झटके में सब काम तमाम नहीं किया, तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ईरान अलर्ट हो जाएगा, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उनको वो अंडरग्राउंड कर देंगे, एयर डिफेंस सिस्टम और इंप्रूव हो जाएगा। ये सब चीजें संभव हैं। तो इसीलिए फर्स्ट वेव एंड मोस्ट इंपैक्टफुल वेव, यही आज का डॉक्ट्रिन रहता है, अगर आप हथियारों के मामले में या युद्ध के मामले में देखें। आपको क्या लगता है दोस्तों? मेरा तो ये मानना है कि इजराइल अकेला नहीं था। क्या आपको ये लगता है कि इजराइल अकेला था और अकेले ने सब काम कर लिया? जो भी आपके विचार हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका असेसमेंट लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।